नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसका ग्रोथ लगातार बढ़ते चले जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी 2 लाख करोड़ को भी क्रॉस ओवर कर चुके हैं और इंडिया के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और पिछले दिनों में एक मैसिव जंप देखने को मिला था और आज के दिन भी एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखने को मिले। अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों के जो सिचुएशन बना था, वो मैं आपको सामने पहले डिस्कशन करूँ। आप देख सकते हैं बहुत दिनों से एक पैटर्न्स क्रिएट हुआ था। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बने थे। पहले क्या बना, पहले एक छोटा-सा शोल्डर बना, मतलब यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बना, फिर से एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, फिर से एक शोल्डर बना। मतलब यहाँ पे बार-बार क्या बना, बार-बार पैटर्न्स को कंटिन्यू किया। पहले शोल्डर का पैटर्न्स कंप्लीट हुआ, दूसरा शोल्डर बना, फिर तीसरा एक बिग हेड बना और फिर से 2 बार शोल्डर बना। जब इस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर हैंडल पैटर्न आपको देखने को मिल जाते हैं और वो भी स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस को फेस करके वो नीचे आए, तो सोचना उस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तो धमाका होगा। तो फाइनली ब्रेकआउट किया, नीचे जब आए तब मैंने एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके आपको बताया, ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है। देखिए, यहाँ पे भी क्या आया? सपोर्ट आया और नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे क्या आया? सपोर्ट आया। तो स्ट्रांगली 2 तरीके से सपोर्ट था। पहले एक लेवल का स्ट्रांगली सपोर्ट था और उसके साथ-साथ 200 डेज़ जो मूविंग एवरेज है, यहाँ पे जो रेड वाला जो मूविंग एवरेज आपको देखने को मिला है, तो इस मूविंग एवरेज भी कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली लेवल बना। तो इसी लेवल को टच करने के बाद वो क्या कर रहा है? बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं? पहली बात, ऊपर जाने के लिए पहले उसको इस 800 जो 85 रुपीज़ है, इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर गए तो एक अच्छा खासा जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पहले ही ट्रेड लेके रखा हूँ और मेरा किस बेसिस में ट्रेड है वो मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कफ का जो साइज है इसी सॉरी यहाँ पे जो हेड का जो साइज है, उसी हेड के साइज के बेसिस में मैंने टारगेट लेने का डिसीजन लिया। देखिए डिसीजन मैं आपको किसी को एज ए बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। मेरा काम है सारी चीज़ों को समझाना, किस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट होता है, किस तरीके से पैटर्न्स को बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन फॉलो करते हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जानकारी आपको देने के लिए। तो प्लीज़ इस जानकारी को लेने के बाद आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा। तो देखिए किस तरीके से एक हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहे हैं, तो एक लंबा जर्नी होने का चांसेस है। तो इस जर्नी में पहले मैं एंट्री ले चुका हूँ और जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर एंट्री लेने के 2 मकसद है। पहली बात, वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ तो वैल्यूएशन सस्ते में दिखेगा। कंपनी की डेप्थ तो ज़्यादा है, हमेशा रहेगा और इनकम बहुत ज़्यादा है। देखिए डेप्थ लेने के बाद भी क्या कंपनी खुद की प्रॉफ़िट को मेंटेन कर रहा है? बिल्कुल मेंटेन कर रहा है। क्योंकि पिछली बार कंपनी का लॉसेस देखने को मिला था और प्रॉफ़िट भी बहुत कम हुआ था और इस बार वो प्रॉफ़िट बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया। तो 475 करोड़ से डायरेक्टली 2,500 करोड़ के आसपास पहुँच चुके हैं। एक बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफ़िटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफ़िट का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। बाकी एज़ ए इन्वेस्टर तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इसीलिए करके रखा है कि कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। कितना रिटर्न दिया? देखिए कंपनी का अगर 10 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल देखूँ, तो कंपनी एवरेजली 20% के ऊपर रिटर्न दिया। तो कोई कंपनी इतने शानदार तरीके से रिटर्न दे रहा है, क्या उस कंपनी से दूर रहना चाहिए? देखिए रिटर्न के चक्कर में किसी कंपनी को निवेश करना बेकार होगा। अगर उस कंपनी का सेक्टर वाइज़ वो लीडर कंपनी है, उसके साथ-साथ उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो सिचुएशन बनेगा। और आप सभी जानते हैं स्टील का जो डिमांड आज है, फ्यूचर में डिमांड और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहा है। तो जहाँ पे एक हाई ग्रोथेबल डेवलपमेंट होने के कारण जहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम ज़्यादा होंगे, बिल्डिंग्स बनाने का काम ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे स्टील का ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो उस बेसिस में इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एनएचपीसी।
देखिए एनएचपीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है और फिर भी इस कंपनी के ऊपर जो सेक्टर वाइज देखा जाए तो कंपनी इंडिया के 7 लार्जेस्ट पावर सेक्टर कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो पावर के ऊपर है, क्योंकि कंपनी की जो बिजनेस है वो अलग अलग कैटेगरीज के बेसिस में है। क्योंकि कंपनी के अगर मैं कैटेगरी बेसिस के बारे में बात करूँ तो बेसिकली कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस को अगर आप समझेंगे तो इसका मार्केट शेयर जो है उनमें से आप देखेंगे तो हाइड्रो जो एनर्जी है उसके ऊपर ही 18%, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेगमेंट के ऊपर 15% का कंपनी का पावर जनरेट हो रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं बिजनेस को और भी डिटेल्स में देखूँ तो आप देख सकते हैं एनर्जी हाइड्रो पावर इसके ऊपर 100% कंपनी काम करते हैं। इसका डिमांड आज इतना है, फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि पावर कंजप्शन का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है और लगातार और भी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। और गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि 2030 के अंदर अंदर 500 गीगावाट का टोटल पावर जनरेट करने का। अभी 175 गीगावाट पावर जनरेट हो रहा है। अभी देखिए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 2030 के अंदर ही इस तरीके से टारगेट को फिलअप करने का गवर्नमेंट का टारगेट है। और इस टारगेट टोटली ग्रीन एनर्जी के ऊपर रखा गया है। तो ग्रीन एनर्जी का मतलब है सोलर प्रोजेक्ट, विंड प्रोजेक्ट और हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर किया जा रहा है। तो एनएचपीसी का एक ग्रोथ जो है वो ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है। उसी बेसिस में एक बहुत बड़ा अपडेट भी देखने को मिला, जो अपडेट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से इस अपडेट को देखना, तो आपको एक क्लियर कट एक कंपनी का विजन देखने को मिल जाएगा। एनएचपीसी इंक्स एग्रीमेंट विथ जापानीज कंपनी जिसका नाम है जेबीआईसी फॉर अराउंड 1100 करोड़ लोन। तो मतलब जापानीज कंपनी से एक बिग डील हुआ है लोन के कारण, लोन लोन लेने के लिए, क्योंकि एनएचपीसी एग्रीमेंट कर रहा है जापानीज कंपनी से, एक बिग डील हो रहा है। इस बिग डील के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। आप देख सकते हैं स्टेट ओनर हाइड्रो पावर जायंट कंपनी एनएचपीसी थर्सडे के दिन सेड इट हैज इंक ए लोन एग्रीमेंट जेपीवाई, मतलब जेपीवाई 20 बिलियन अराउंड, मतलब जापानीज करेंसी में 20 बिलियन है और अराउंड 1100 करोड़ का टोटल विथ जापानीज बैंक। तो जापानीज बैंक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जिसको जेबीआईसी नाम से जानते हैं, तो जापानीज जो बैंक्स है वहाँ से क्या कर रहे हैं, कंपनी लोन लेने वाला है। क्यों? क्योंकि फॉर डेवलपिंग 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, और वो भी कहाँ पे है, राजस्थान में। तो सोचिए कंपनी कोई घर में ही पैसा ले जाने के लिए फंड रेज नहीं कर रहा है, लोन नहीं ले रहा है। वो लोन इसीलिए ले रहा है क्योंकि उसको सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, वो भी कहाँ पे, राजस्थान में। तो यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिलेगा। तो एनएचपीसी के ऊपर सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि एनएचपीसी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। वो रेंज कुछ इस तरीके से बना, देखिए कंटिन्यूसली एक बाइंग कैंडल बना, एक दो तीन 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 बाइंग कैंडल बना। इसका रेंज निकल के आया करीबन 24% के आसपास। तो 24% के आसपास यहाँ पे रेंज निकल के आया, और वो भी बाइंग के हिसाब से। तो बाइंग के जब भी इस तरीके से रेंज बनता है तो आपको एक चीज़ को याद रखना है कि जब भी वो स्टॉक नीचे आएगा मतलब इस ग्राउंड लेवल को टच करेंगे जहाँ से बाइंग लेवल स्टार्ट हुआ था, तब मेरा एंट्री बनेगा। और टारगेट कहाँ तक मैं रखता हूँ, टारगेट मेरा होता है जब जहाँ पे हायर लेवल बना था, तो हायर लेवल तक ही जाने का कोशिश कर रहा है। और मुझे लग रहा है इजीली वो इस हायर लेवल तक टच कर सकते हैं। तो एंट्री तो यहाँ पे हो चुके हैं और हायर लेवल तक गए तो 24% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। आप किस तरीके से इस कंपनी को देखते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। देखिए बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, क्योंकि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का ग्रोथ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस का जो डिमांड है आज बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि लोगों के देखिए पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, तो हर हर व्यक्ति के पास अगर पैसा रहे तो सबसे पहले वो एक चीज़ सोचते हैं, पहले एक घर बना लूँ, तो उसके बाद कोई गाड़ी खरीदारी कर लूँ। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं पहले कोई गाड़ी खरीदारी कर लूँ, उसके बाद घर बना लूँ। देखिए जो फैमिली पर्सन होते हैं उसका थिंकिंग यही होता है, पहले घर बना लूँ। अगर मेरे पास घर नहीं है, मैं किराए में रहता हूँ, तो सबसे पहले घर बनाने का सोचूंगा। तो उसी बेसिस में इतने सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसको ग्रोथ होने वाला है। तो उनमें से एक ज़बरदस्त कंपनी है जिसका नाम है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। देखिए इस कंपनी के मुझे कुछ पॉइंट्स बेस्ट लगा। पी रेशियो सस्ते में है और कंपनी का आरओ ठीक है, इनकम ज़बरदस्त है। कर्जा भी कंपनी अच्छा खासा लिए जा रहा है। इतना कर्जा लिया, आप देखेंगे तो रिजर्व बढ़ते चले गए
उसके बेसिस में कंपनी का कर्जा भी बढ़ता चला गया। हाँ, बीच में थोड़ा ज़्यादा कर्जा हुआ था, अभी थोड़ा-सा कम हुआ। यहाँ पे कर्जा फाइनेंस कंपनी में कर्जा कम होना मतलब थोड़ा-सा वीकनेस तो ज़रूर है, क्योंकि मान के चलिए आज ₹100 आज दूसरों को मैं लोन के हिसाब से दे रहा था। कल अगर ₹80 लोन मेरे पास रहे, तो उसको अगर लोन के हिसाब से देना पड़े, तो मेरा तो अर्निंग कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कम आएगा। तो यही सोच चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी का बोरिंग्स कम हुआ, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा एक इम्पैक्ट आया। वो इम्पैक्ट कहाँ पे दिखेगा? आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पहले देखिए जितना सेल्स था, इस बार सेल्स थोड़ा-सा कम हुआ। उसी तरीके से कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले। तो प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, एनपीए में थोड़ा-सा चेंजेस आया। बीच में 4.49% के आसपास टोटल एनपीए देखने को मिला था। वही एनपीए आज कम होकर 1.4% के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी का जो एनपीए है, वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं, बहुत हद तक। तो ये एक प्लस पॉइंट है किसी भी कंपनीज के लिए, जहाँ पे कंपनीज का जो ग्रोथ है आगे बढ़ने के लिए दम रखेंगे। तो पिछले दिनों में एक रिपोर्ट आया था, पंजाब नेशनल बैंक का जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, वो जंप ओवर 14% ऑन रेटिंग अपग्रेडेड, मतलब इसका जो रेटिंग है उसको रेटिंग अपग्रेडेड किया गया। मॉर्गन स्टैनली सीज 35% अपसाइड, मतलब मॉर्गन स्टैनली यही बता रहा है कि इस कंपनी का करंट लेवल से 35% तक अपसाइड जाने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि इसका रेटिंग बढ़ा दिया गया है, रेटिंग चेंजेस किया गया है। मतलब किसी कंपनी का अगर रेटिंग चेंजेस किया गया है, तो उसका ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए देखिए पीएनबी के ऊपर एक धमाका हाई वॉल्यूम के साथ एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो बहुत दिनों से कंपनी जर्नी किए जा रहा है, बहुत दिनों से कंपनी एक अच्छा खासा लेवल को वो ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए इस चीज़ों को अगर समझिए तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बनते चले जा रहा है। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, आप इस पैटर्न्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ को नोटिस करना होगा कि पैटर्न किस तरीके से बना है। देखिए अगर मैं इस चीज़ों को मार्किंग करूँ, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना है और फाइनली उसको ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकआउट करने के बाद नीचे भी आए और इसके बाद देखिए फिर से रिकवरी करा है। तो अगर वो ऊपर लेवल तक जाएगा, तो जो मैं टारगेट लेके चलूँगा, वो करीबन 66% के आसपास है। तो बाकी मेरे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। अगर काम करना है तो प्लीज़ आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।